Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Mahjabeen and today we will solve model paper 4 का जो remaining 100 questions हैं वो book है Insight into FCPS. क्वेश्चन नंबर 101 60-year-old पेशेंट THBSO के बाद आई है हिस्टोपैथोलॉजी पे जो ट्यूमर है वो सिरोजा को इन्वेड कर रहा है, तो ये कौन सी स्टेज बनती है। तो हम स्टेज रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि ये कौन सी स्टेज बनती है। तो स्टेज 1A में ट्यूमर कन्फाइंड टू द कार्पस यूट्राई, स्टेज 2B में जो यहाँ से देखें, ठीक है, ये मतलब सिर्फ इन्वॉल्व कर रहा है सर्विक्स के स्ट्रोमा को। 2 में 3 में जाके जब हम देखते हैं 3A में तो ट्यूमर जो है वो सिरोजा ऑफ यूट्रस को इन्वॉल्व करता है या एडिनेक्सा को। तो ये जो है हमारी की हो गई। इसके अलावा जब आप देखें 3B में वो पैरामीट्रियम की इन्वॉल्वमेंट है। 3C में जो है वो लिम्फ नोड्स आ गए हैं। अगेन C1 C2 डिवाइड किया कि पॉजिटिव पेल्विक लिम्फ नोड्स हैं तो ये 1 है, और 2 में जो है पैराओटिक लिम्फ नोड्स आ जाते हैं। 4 में अगेन डिस्टेंट मेट्स आ जाते हैं। और आपने यहाँ ये चीज़ नोट करनी है कि 4B में इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स हैं। अगर इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स हैं एंडोमेट्रियल सीए में तो ये स्टेज 4B बनेगी, राइट। तो इसको याद करने का आसान तरीका ये है कि एंडोमेट्रियल सीए और सर्वाइकल सीए को ना साइड बाय साइड याद करें। इनके स्टेज 1 को 1 से, 2 को 2 से, 3 को 3 से, 4 को 4 से। जब अब इन दोनों को ऐसे याद कर लें तो फिर उसमें ओवेरियन ऐड कर दें। स्टेज को स्टेज से कंपेयर करके याद करेंगे तो ये मिलिग्नेंसीज आपको याद रहेंगी, वरना भूल जाती हैं। आपको याद नहीं रहता कि पैरामीट्रियम कौन सी स्टेज 3B में आ रही है, किसी की 2B में आ रही है, मिक्स हो जाती है ना। तो इनको ऐसे करके याद करें। और बेसिकली ऑन्कोलॉजी में है ही क्या, ये 4-5 मिलिग्नेंसीज हैं, इनकी स्टेज याद करनी है और स्टेज वाइज ट्रीटमेंट याद करनी है, या फिर इनका प्रोग्नोसिस है, या इनकी स्टेजिंग कैसे करनी है। ठीक है, जैसा कि सर्विक्स की स्टेजिंग क्लिनिकल होती है या ओवेरियन की वो कहते हैं सर्जिकल होती है। ये 2-4 बातें आपने देखनी है। ऑन्कोलॉजी इट्स क्वाइट इजी अगर आप इसको सिस्टम वाइज तरीके से करें, ठीक है। तो यहाँ तो 3A आना चाहिए ना सी में, इट्स नॉट 2A, इट्स 3A। इसको ठीक कर लें। 102 में 92-ईयर-ओल्ड पेशेंट आ गई है, हिस्टेक्टमी हुई थी उसकी, और उसके बाद वॉल प्रोलैप्स है, लेकिन ना वो चल सकती और सेक्सुअली एक्टिव भी नहीं है और पैसिव भी नहीं कर सकती इस्तेमाल। जब वो कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकती तो ऐसे पेशेंट्स में इस एज पे हम काल्पोक्लेसिस करते हैं, और इसका दूसरा नाम है लीफोर्स, मतलब विजाइना को बिल्कुल बंद कर देते हैं। ठीक है, लेकिन जो ग्लैंड्स होते हैं जैसे ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स होते हैं, ओपनिंग वेस्टिबुलर ग्लैंड्स, इनकी ओपनिंग्स को छोड़ देते हैं। और इससे पहले हम जो है वो कर लेते हैं बायोप्सी भी, ताकि एंडोमेट्रियल मैलिग्नेंसी को रूल आउट कर लें। 103 में अगेन एक बड़ा इंपॉर्टेंट सिनेरियो है जिसमें पेशेंट की VH कर रहे थे, और उसके करने के बाद जो वॉल्ट थी ना वो ड्रूप कर गई है 3 सेंटीमीटर बिलो, लेकिन हाइमन रिंग से अबव है। अब गाइडलाइन कहती है कि अगर ड्यूरिंग सर्जरी अगर ऐसा हो तो आपने मैकल्डोप्लास्टी करनी है। अगर हाइमल रिंग तक आ जाए तो फिर आपने सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट फिक्सेशन करनी है, कि जो है वो ए है। ए और ई बेसिकली एक ही बात है। ए को एक्सप्लेन किया हुआ है ई में कि व्हाट इज ए एक्चुअली। ए होता है कि इसमें कार्डिनल और ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट या यूट्रोसैक्रल लिगामेंट्स को टाई कर देते हैं कफ के साथ। कार्डिनल लिगामेंट का दूसरा नाम है ट्रांसवर्स सर्वाइकल। तो ए ठीक है, ज़्यादा सूटेबल है, इसको देख लें। क्वेश्चन नंबर 104 में पेशेंट आ गई है, 52-ईयर-ओल्ड है, हर तरह की मेडिकल ट्रीटमेंट ले लिया है, और लेकिन अब आपने इसमें जो ऑप्शन देनी है आफ्टर मेडिकल ट्रीटमेंट फेलियर वो बोचुलिज्म की देनी है, क्योंकि BCD बहुत एडवांस हो जाते हैं। लेकिन बोचुलिज्म टॉक्सिन के भी कुछ प्रीरेक्विजिट्स होते हैं कि पेशेंट शुड बी एबल टू सेल्फ कैथेटराइज। अगर वो नहीं कर सकती तो फिर आप इसको ये ऑफर नहीं करते। इसके अलावा वो सर्जिकल मैनेजमेंट में लीस्ट इन्फेक्टिव, लीस्ट इन्वेजिव के नाम से ही पूछते हैं। बोचुलिज्म जो है वो इन्वेजिव है, इसमें आपको सिस्टोस्कोपी करके करना पड़ता है, तो इसलिए इसमें हम PTNS चूज़ करते हैं, पेरिफेरल नर्व स्टिमुलेशन जो होती है। ये क्वेश्चन आप कर भी चुके हैं, मैंने जैसे इसको ऐड किया है इधर। यूरिटिक इंजरी जो होती है, यूरिटारिक इंजरी लेप्रोस्कोपी पे जो होती है वो ट्रांजैक्शन होती है। वैसे ओवरऑल हर किस्म की सर्जरीज में लाइगेशन आती है। ड्यूरिंग लेप्रोस्कोपी एक जो सर्जरी मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो यूरोलॉजिकली होती हैं, ब्लैडर आ जाएगा। अगर ये होती डायग्नोस्टिक लेप्रो तो फिर इसमें बावल था। ठीक है, अच्छा इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 107। व्हाट काइंड ऑफ इंजरी रिलेटेड टू लेप्रोस्कोपिक एंट्री शुड बी रिड्यूस्ड बाय हेसन टेक्निक कंपेयर टू द वेरिसिस नीडल। ये मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, ये अब EBM का रेफरेंस है,
जो बावल इंजरी का रिस्क है वो लेप्रोस्कोपी में 0.4 से 3 पर 1000 है, और वेस्कुलर इंजरी का जो रिस्क है वो 0.2 से 1 पर 1000 है। मतलब वेस्कुलर इंजरी ज़्यादा होती है। बावल एडियंस टू द एंटीब्रोनल वाल जो होती है 0.5% होती है अगर कोई सर्जरी नहीं हुई, और 20% होती है अगर कोई फ्रेंसिल इंसिजन से सर्जरी हुई है रूट से, और 50% होती है अगर मिड लाइन हुआ है। ठीक है, आगे देखें ओपन लेप्रोस्कोपी, मतलब ओपन लेप्रोस्कोपी कहते हैं हैसन टेक्निक से जो हम करते हैं। ठीक है, हैज़ बीन एडवोकेटेड particularly by जनरल सर्जन बिकॉज इट appears to reduce the risk of vascular injury but it does not reduce the risk of bowel injury। ठीक हो गया, तो वैस्कुलर इंजरी के लिए होती है, ये बावल के लिए नहीं होती, इसको देख लें। और व्हाट इज़ बेसिकली हैसन टेक्निक। हैसन टेक्निक ये होती है, ठीक है, हम इंसियन देते हैं, अंडर डायरेक्ट विजन ट्रोकॉल को डालते हैं। वेरिसिस नेडल इसका अपोजिट है, जिसमें ब्लाइंड रूट से हम एंट्री करते हैं और मैक्सिमम कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। ठीक हो गया, तो ये थे इंपॉर्टेंट इरेटास। 107 का भी हो गया। हेल्दी 54 ईयर ओल्ड पेशेंट आ गई है पोस्ट मेनोपाथल ब्लीडिंग के साथ, और पेन के लिए आपने इसको क्या देना है, पैरासिटामोल देते हैं जस्ट। ठीक है, हिस्टेरोस्कोपी जो होती है ना, ऑफिस हिस्टेरोस्कोपी, उसके लिए कोई लोकल एनेस्थीसिया देने की ज़रूरत नहीं होती है। आप पैरासिटामोल दे सकते हैं, आप इवन एनसेड्स दे सकते हैं, लोकल लगा देंगे। ठीक है, नल्लीपेरस वुमेन विद डायक्रोनिक डायमनियोटिक ट्विन प्रेगनेंसी प्रेजेंट्स एट 32 वीक्स, और उसके बाद उसको सेवेयर प्रूराइटिस है, और जो रैश है ना उसमें अम्बिलिकल स्पेयरिंग है। ये टिपिकल डी के साथ आता है, पॉलीमॉर्फिक इरप्शन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसका निमोनिक होता है पप। ठीक है, हर्पीज एक होती है हर्पेटिक जेस्टेशनस, उसमें फेस स्पेयरिंग होती है। अब वुमेन इज़ रेफर्ड बाय द कम्युनिटी मिडवाइफ, 33 वीक्स पे वो आई है, और स्मॉल पर जेस्टेशन एज लाइकर बिकम है, रिवर्स एंड डायस्टोलिक फ्लो है, सीटीजी नॉर्मल है। रिवर्स एंड डायस्टोलिक फ्लो को 33 पर डिलीवर तो करना ही है, लेकिन स्टीराइड देके, क्योंकि सीटीजी नॉर्मल है, तो ऑप्शन ए बेहतर है, बाकी सारी तो उससे भी फजूल है। सीरियस न्यूनेटल इन्फेक्शन एसोसिएटेड विद प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स एट टर्म, ये बेसिकली जो है वो 0.5 से 1% तक है। बी ठीक ऑप्शन है, क्योंकि एवरेज का मैक्सिमम आ रहा है। व्हाट विटामिन शुड बी गिवन, विटामिन डी देते हैं थ्रू आउट प्रेगनेंसी एंड इन ब्रेस्ट फीडिंग, ए बी सी डी के में से। ठीक है, प्राइमरी पेशेंट 16 वीक्स पे आ गई है, डाइक्रोनिक डायमनियोटिक है, तो क्या करना है। डाइक्रोनिक डायमनियोटिक में हमने आईयूजीआर के लिए ग्रोथ स्कैन कराना होता है, लेकिन 20 वीक से ऑनवर्ड नहीं कराते। ग्रोथ स्कैन की डेफिनेशन हमेशा एटलीस्ट भी आप 26 वीक के बाद करते हो। तो बी सी और डी, तो ये बेहतर है बी थोड़ा, कि ग्रोथ स्कैन्स 28 पे कराएं, लेकिन 34 पे तो नहीं कराना, सी भी ख़राब है। बेसिकली ए में आई थिंक जस्ट टाइपिंग एरर हुआ है, इट शुड बी 28 ऑनवर्ड। ठीक है, मोनोक्रोनिक ट्विंस में हम कराते हैं 16 वीक से 26 वीक्स तक टीटीएस के लिए, और डाइक्रोनिक में हम ग्रोथ स्कैन्स कराते हैं फ्राम 28 वीक्स ऑनवर्ड। ठीक है, इस ए को थोड़ा बैलेंस कर लें, वरना तो कोई ऑप्शन भी ठीक नहीं थी। 42 ईयर ओल्ड पेशेंट ग्रेविडा 2 पैरा 1 सेकेंड ट्राइमेस्टर डाउन सिंड्रोम स्क्रीनिंग के लिए आई है, और उसमें बायलैटरल कोराइड प्लेक्सिस सिस्ट हैं, रॉकर बॉटम फीट हैं, और जो है बेबी भी स्मॉल है, तो ये एडवर्ड सिंड्रोम का सिनेरियो है। ठीक है, अच्छा, ग्रेविडा 2 पैरा 1 11 वीक्स पे, और ये जो एडवर्ड सिंड्रोम और ये जो डाउन सिंड्रोम, इनके जो फीचर्स हैं ना, ये ऑक्सफोर्ड में बेहतर लिखे हुए हैं, मैंने किसी पेपर में आपको कराई भी थे। 24 ईयर ओल्ड पेशेंट ग्रेविड 2 पैरा 1 11 वीक्स पे आ गई है, और फर्दर टेस्टिंग तो वो करा नहीं रही। सिस्टिक हाइग्रोमा है बच्चे को। सिस्टिक हाइग्रोमा स्पेसिफिक बेसिकली एडवर्ड के साथ भी होता है, लेकिन टर्नर के साथ ज़्यादा इसकी सिचुएशन होती है। 39 ईयर पे पेशेंट ग्रेविडा 4 पैरा 3 आ गई है, 21 वीक्स अंडर गोआ डिटेल एनॉमली स्कैन, और जिस पे वीएसडी भी आ रहा है, फीमर भी शार्ट आ रही है, नकल फोल्ड भी ज़्यादा है। बेसिकली डाउन सिंड्रोम के सारे फीचर्स बता दिए उन्होंने। ग्रेविडा 2 पैरा 1 डिटेल अल्ट्रासाउंड स्कैन 19 वीक्स पे हुआ है, बेबी स्मॉल है, और प्लेसेंटा लार्ज है। ठीक है, और बीपी भी बहुत ज़्यादा है। अब आप ये देखें 19 वीक्स पे बीपी और प्रीक्लम्शिया की फीचर्स हैं, सारा मोलर की तरफ जा रहा है, और जिसमें बच्चा हो तो उसको हम पार्शल मोल कहते हैं, और उसकी कैरोटाइपिंग होती है ट्राइप्लॉइडी। ठीक है, मतलब 69XXY। 33 ईयर ओल्ड ग्रेविडा 1 28 वीक्स पे आ गई है, और बच्चे के बारे में बताया हुआ है कि बहुत IUGR है, लिम्स भी शॉर्ट हैं, फ्रंटल बोसिंग भी हो रही है, मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स भी हैं, तो ये सारे फीचर्स एक आंड्रोप्लेजिया में होते हैं। 19 में क्वेश्चन 36 ये वीक्स पे पेशेंट आई है, प्राइमरी 42 ईयर ओल्ड, और एंटी हाइपरटेंसिव ले रही है, सैचुरेशन उसकी 91 93 है, और फ्लूइड बैलेंस चार्ट जो है उसका 2500 डाला है, जो कि पॉजिटिव जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या इस प्रॉब्लम हुई है,
इसमें जो है प्री क्लैम्शिया हो था, तो पल्मोनरी एडिमा हुआ जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो उसकी सेचुरेशन भी ख़राब हो रही है। ठीक है, तो क्या करवाते हैं इसमें, स्टॉप कर दें, इंटरवेंशन कर लें, इंडक्शन कर दें, इन सबसे बेहतर है चेस्ट एक्सरे करके पल्मोनरी एडिमा देख लें। ये थोड़ा बेहतर है, वैसे प्रेगनेंसी में चेस्ट एक्सरे भी थोड़ा हम अवॉइड करते हैं, लेकिन अब गिवन ऑप्शंस में ए बेहतर है कुछ। प्रीक्लैम्शिया की कॉम्प्लिकेशन पल्मोनरी एडिमा और उसके साथ चेस्ट एक्सरे। 25 ईयर ओल्ड पेशेंट 30 वीक्स पे आई है, एक्लैम्शिया के साथ रेफर हो गया जीपी से, उसको एडिमा भी है, बीपी 120/80 और 70 है, और सिम्फिकल फंडल हाइट बहुत कम है। अब 30 वीक्स पे 25 की फंडल हाइट के लिए हमने कंफर्मेशन करनी है IUGR की, तो अल्ट्रासाउंड भी करेंगे, IUGR कंफर्म हो गया तो फिर डॉपलर करवाएंगे, लेकिन यूटाइन नहीं, अम्बिलिकल आर्टरी। कम्युनिटी मिडवाइफ 28 ईयर पे ओल्ड पेशेंट पैरा 2 विद 2 नॉर्मल प्रेगनेंसीज, और प्रोटीन यूरिया था, इसको 24 वीक्स भी आ गई है, और लेफ्ट लाइन पेन भी है, बीपी तो ठीक है इसका, लेकिन यूटीआई के सारे प्रॉब्लम्स हैं इसमें। तो सबसे पहले हम यूटीआई को कंफर्म करेंगे, MSUN कल्चर एंड सेंसिटिविटी कराएंगे। ठीक है, ये इसमें बेहतर ऑप्शन है। अच्छा, कल्चर बेसिकली पस सेल्स के बाद हम करवाते हैं स्टेप वाइज अप्रोच में। अगर पस सेल्स आएँ तब कल्चर, अदरवाइज बेसिकली तो उसका MSU होना चाहिए था। यूटीआई में प्रोटीन यूरिया भी पॉजिटिव होता है। ठीक है, 122 में 29 ईयर ओल्ड पेशेंट ग्रेविडा 1 पैरा 0 प्रीक्लेम्शिया इज एडमिटेड टू द लेबर वार्ड, 37 वीक्स पे आई है, मिथाइल डोपा ले रही है, और एनेस्थीसिया देना है। प्रीक्लेम्शिया में एनेस्थीसिया देना हो तो हमने क्या करना होता है, हमने फिर फुल ब्लड काउंट करने होते हैं टिपिकल प्लेटलेट्स के लिए, तो बी ऑप्शन ठीक है। आल्डोस के साथ कोएगुलेशन प्रोफाइल भी आ रहा है, बट अगर ये ओनली प्लेटलेट्स होते हैं तो वो बहुत एक स्पेसिफिक सिचुएशन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं। ग्रेविडा 2 पैरा 1 एंटीनेटल स्क्रीनिंग के लिए आई है, और 9 वीक्स प्रेगनेंट है, और डाउन सिंड्रोम के लिए पूछना चाहती है क्या टेस्ट करेंगे इसके लिए ना। 42 पे हमने क्या टेस्ट करना है, और 9 वीक्स पे ऑब्वियसली CVS करना है। आप लोगों को लगता है कि 42 पे हम कंबाइंड टेस्ट करें, नहीं, हम कंबाइंड टेस्ट नहीं करेंगे। इसकी अकलौती एज ही बहुत हाई रिस्क है। हाई रिस्क सिचुएशन अगर 1% से ज़्यादा हों या इतने हों तो हम डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये इसका तो एज ही 1% रिस्क पे है ये, मतलब हर 100 में से एक बच्चे को रिस्क हो सकता है डाउन सिंड्रोम का। हाँ, 24 वीक्स 24 ईयर्स ओल्ड पेशेंट 10 ईयर्स की हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, अब 22 वीक्स पे आ गई है, तो आपने इसकी एको करनी है, HbA1c भी बहुत ज़्यादा है। ग्रेविडा 2 पैरा 1 11 वीक्स पे आ गई है, और डाउन सिंड्रोम के लिए अर्लीस्ट पॉसिबल एज क्या है तो हम कोई काम कर सकें, वो है एंटी कर सकते हैं। 25 ईयर पे पेशेंट ग्रेविडा 2 पैरा 1 के एंटीडल क्लिनिक पे आई है 22 वीक्स स्टेशन पे, और सवेयर प्रीक्लेम्शिया की हिस्ट्री है, IUGR की भी हिस्ट्री है, और सीजरियन सेक्शन में 29 वीक्स पे हो गया था इसका। अब 22 वीक्स पे हम क्या कर सकते हैं, हम यूट्राइन आर्टरी डॉपलर करेंगे, वी कैन प्रिडिक्ट प्रीक्लेम्शिया। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शंस बेहतर नहीं है। 29 ईयर ओल्ड पेशेंट आ गई है काउंसलिंग के लिए 15 वीक्स पे। सिस्टर हैड अ बेबी विद डाउन सिंड्रोम एंड शी वुड लाइक टू नो वेदर और नॉट हर ऑन बेबी इज इफेक्टिव। कुछ नहीं, उसके उसकी बहन को है ना, उसको तो नहीं है, रीअश्योर करवाएंगे जस्ट, उसकी एज भी इतनी रिस्क फैक्टर में नहीं आ रही, और ना कोई पिछला बच्चा डाउन था उसका। 30 ईयर ओल्ड पेशेंट आ गई है इन हर फोर्थ प्रेगनेंसी, अटेंड्स फॉर अ रूटीन एंटीनेटल क्लिनिक्स एट 16 वीक्स, वेजी Vaginam, she whatever. She mentions that her nausea, breast tenderness, and urinary frequency have now completely resolved. On examination, her uterus is not palpable above the pubic symphysis. अब एक पेशेंट जिसमें प्रेगनेंसी के सिम्टम्स सारे ख़त्म हो जाएं और फंडल हाइट भी 16 वीक्स पे नहीं आ रही, तो मिस कैरेज में होता है ना, प्लेसेंटा डेड हो गया, बेटा ECG प्रेजेंट नहीं है, बेटा ECG नहीं है, तो नाजिया वोमिटिंग भी सेटल्ड हो जाती है। ठीक है, 129 में 42 ईयर ओल्ड पेशेंट आ गई है 14 वीक्स पे, और एक्सेसिव वोमिटिंग है उसको, और इसके बाद लार्ज पार डेट्स भी है, तब एक्सेसिव वोमिटिंग, लार्ज पार डेट, और एज भी देखी है इसकी। ठीक है, और कभी स्कैन भी नहीं हुआ, तो हमें सबसे पहले तो हमें तो मोलर प्रेगनेंसी का एक रहेगा ना खदशा, एज़ कम्पेयर टू B, C एंड D। ठीक है, एक्टॉपिक में तो लार्ज पार जेस्टेशनल एज होगी नहीं। 130 है 44 ईयर ओल्ड ग्रेविडा 2 पैरा 1 15 वीक्स पे आ गई है। 24 जो आवर हिस्ट्री ऑफ स्पॉटिंग है पर वजाइनम, पेन उसको नहीं है। मिडवाइफ फाइंड्स हर यूट्रस पैल्पेबल अबव द प्यूबिक प्रिंसेस, पेटल हार्टेड ऑडिबल है, तो सिर्फ स्पॉटिंग वगैरह हुई है ना, तो वही थ्रेटन मिसकैरेज है। ग्रेविडा 3 39 पे 39 ईयर ओल्ड 8 वीक्स पे आ गई है, और 5 डे से हिस्ट्री है उसको स्पॉटिंग की।
ठीक है। और पास्ट 6 आवर्स में उसने उसको बहुत ज़्यादा पेन था, ब्लड क्लॉट्स वगैरह पास किए, अब सेटल्ड हो गया हर चीज़, ओस भी क्लोज हो गई है, तो इसका मतलब है कंप्लीट मिसकैरेज इसका हो गया है। 22 ईयर ओल्ड पेशेंट ग्रेविड ऑफ 1 मिडवाइफ के पास आई है पेन के साथ और ब्लीडिंग भी थी उसको, और मेडिकल वैक्यूएशन हुई है 3 दिन पहले 8 वीक स्टेशन पे ड्यू टू ब्लाइटेड ओवर। और तब से ब्लीडिंग हैवी है उसकी ना, पेन भी है। अब देखें, जब तक प्रॉपर प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन नहीं निकलेंगे ना, थ्रेटेड मिसकैरेज या इनएविटेबल मिसकैरेज सेटल्ड नहीं होगा, पेशेंट का पेन सेटल्ड नहीं होता। ठीक है, तो ये जो है फिर रिटेन प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन अभी तक हैं, इसलिए उसको पेन है, अभी तक ब्लीडिंग हैवी है। लूटियल सीस्ट अपेंडिसाइटिस यूटीआई का ये सिनेरियो ही नहीं है। 42 ईयर ओल्ड पेशेंट प्राइमी undergoing induction of labor 36 weeks of gestation due to hypertension and proteinuria 31 weeks पे जो उसको हुआ था, लेबेटालोल ले रही है। अच्छा, ये तो हम कर चुके हैं ना, पल्मोनरी एडिमा का सिनेरियो था जिसमें हमने चेस्ट एक्सरे करा ली थी। इसके बाद ये भी कर चुके हैं 134 भी, इसमें IUGR था, स्कैन कराना था, ये भी रिपीट ही हो गया है, ये भी रिपीट हो गया। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखें, 29 ईयर ओल्ड पेशेंट आई है, 3 ईयर्स हिस्ट्री है प्राइमरी इनफर्टिलिटी की, साइकिल रेगुलर है, और बचपन में चिकन पॉक्स हुआ था, और पार्टनर ठीक है उसका। सबसे पहले क्या करते हैं, किसी भी इनफर्टिलिटी की वर्कअप में हमेशा हस्बैंड को करवाते हैं ना, उसका सीमेन एनालिसिस। ठीक है ये। 35 ईयर ओल्ड वुमेन प्रेजेंट्स विद 2 ईयर हिस्ट्री ऑफ सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, और शी हैड अ सक्सेसफुल प्रेगनेंसी 3 ईयर्स अगो विद द सेम पार्टनर। अच्छा, ब्लीडिंग पैटर्न भी नॉर्मल है, और 2 वीक्स पोस्टमार्टम सस्टेन प्रोडक्ट्स ऑफ। तो ये क्वेश्चन 35 में बेसिकली पेशेंट की डीएनसी हुई है पोस्टमार्टम पीरियड में, और उसके बाद से साइकिल लाइट हो गए हैं। तो डायग्नोसिस एशरमैन का होता है ना, मैक्सिमम एडियंस या एशरमैन सिंड्रोम जो होता है वो पोस्टमार्टम यूट्रस पे डीएनसी करने से होता है। ठीक है, हिस्टेरोस्कोपी डायग्नोस्टिक भी है, थेरेप्यूटिक भी है। 139 32 ईयर ओल्ड पेशेंट आ गई है, साइकिल 7/28 है, हैवी और पेनफुल पीरियड्स हैं, 1 ईयर हिस्ट्री है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी की, IUCD यूज़ किया था और फिर रिमूव कर दिया क्योंकि उसको पेन था, ऑफेंसिव डिस्चार्ज था, पार्टनर के बच्चे भी हैं। तो अब आपने इसमें क्या करना है, अब बेसिकली आल्दो के सीमेन एनालिसिस होना चाहिए, लेकिन सारे जो रिस्क फैक्टर्स हैं ना, दे आर फेवरिंग कि ये पेशेंट जो है ना वो इसकी ट्यूब ब्लॉक है। इसमें आपने लेप्रोस्कोपी एंड डाई टेस्ट करना है। ठीक है, when they are saying कि her partner of 2 years has a 3 children from 2 previous relationships, तो रीजनेबली जो है हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस जो है वो नॉर्मल होगा। लेकिन फिर भी ये पेशेंट को जब हम लेप्रोस्कोपी के वर्कअप के लिए भेजेंगे तो उससे पहले दोबारा रिपीट होगा सीमेन एनालिसिस। ठीक है, लेकिन जो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है ना, वो है लेप्रोस्कोपी डाई टेस्ट। ठीक है, तो पूरे सिनेरियो को वेट मशीन पे रखें, और सारे जिस फैक्टर्स जिस तरफ जा रहे हैं उसके मुताबिक अपना जो है की चूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, 29 ईयर ओल्ड पेशेंट 1 ईयर हिस्ट्री ऑफ सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, साइकिल 3/31 है, एमेनोरिया हुआ है 14 मंथ से, प्रेगनेंसी टेस्ट तो नेगेटिव है, 18 मंथ्स बैक डिलीवरी हुई थी, और उसके बाद साइकोसिस में गई, ट्रीटमेंट ली, तो तब से मेनोरिया। बेसिकली साइकोसिस की ट्रीटमेंट में जो एंटीसाइकोटिक्स मेडिसिन होती हैं प्रोलैक्टिन ज़्यादा कर देती हैं, तो इसके प्रोलैक्टिन करवाएंगे। 141 में 29 ईयर की पेशेंट है, 3 ईयर हिस्ट्री है प्राइमरी इनफर्टिलिटी की, साइकिल तो नॉर्मल है, पेल्विक पेन भी नहीं है, डिस्प्रोनिया भी नहीं है, और चिकन पॉक्स की हिस्ट्री थी उसको, पार्टनर भी ठीक है। तो इसमें आपने क्या करवाना है, नथिंग। आप सेम प्रोलैक्टिन क्यों करवाएंगे इसमें, इसमें आप इसके सीमेन एनालिसिस करवाएंगे जैसे हमने पहले डिसाइड किया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 143 जो है रिपीट हो रहा है, बट ऑप्शन जो है इसकी सही नहीं है, इसको ठीक कर लें। बाकी वाले क्वेश्चंस भी रिपीट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 142 में भी वही हमने देखना है एशरमैन के लिए। 143 में जो है अगेन रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। हाँ, 144 में जो है 21 ईयर पेशेंट आई है, इनएबिलिटी टू कंसीव है, साइकिल ठीक है, और पार्टनर भी ठीक है, उसके बच्चे भी हैं।
तो शी हैज़ बिन ट्राइंग टू कंसीव फ्रॉम लास्ट 3 मंथ्स, तीन तीन महीनों में ये कर रही है ना, तो कुछ नहीं करना है, इसको रीश्योर करवाते। और वो रूबेला स्क्रीनिंग करा लें, अगर पॉजिटिव नहीं है तो वैक्सीनेशन कर दें। जनरल हेल्थ प्रमोशन में आता है, ये स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है। 145 में 26 ईयर पेशेंट है और लेबर वार्ड में आई है। इंटरमिटेंट शॉप लेफ्ट आइलिड पे सब बोन है, नाजिया भी है, साथ में टेंडरनेस भी है, और बाकी सब चीज़ें ठीक हैं। यूटीआई भी रूल आउट हो गया है। तो ये जो पेन होता है शार्प लोकलाइज्ड इंटरमिटेंट, सम टाइम ओवरी का पेन जो है वो उधर भी चला जाता है, थाई में भी रेडिएट हो जाता है। क्यों हो जाता है? वैसे अब चिरेटर नर्व होती है ना पीछे। अच्छा, तो सारा सिनेरियो बता रहा है कि टॉर्शन हुई हुई है। ठीक है। अच्छा, 37 ईयर ओल्ड पेशेंट ग्रेविडा 3 है, 32 वीक्स पे आ गई है, लेफ्ट साइडेड पेन है, सिंगल प्रेगनेंसी है, 36 की फंडल हाइट है, ज़्यादा नहीं है फंडल हाइट, और यूट्रस भी सॉफ्ट है, इरेगुलर है, और मार्क टेंडरनेस है ओवर द राइट साइड ऑफ द यूट्रस, लोकलाइज टेंडरनेस है। पल्स ठीक है, टेम्परेचर भी ठीक है, बीपी भी ठीक है, बच्चा भी ठीक है। तो ये क्या होगा? ठीक है, लोकलाइज टेंडरनेस रेड डिजनरेशन में होती है, प्रीटम लेबर में तो जनरलाइज्ड होती है, पाइलोनेफ्राइटिस में यूटीआई के प्रॉब्लम साथ आते हैं। ठीक है, तो ये फाइब्राइड की भी हिस्ट्री दे रही है, लार्ज पार्ट जेस्टेशनल एज भी है। 147 में 30 ईयर ओल्ड प्राइमी 28 वीक्स पे लेबर वार्ड में एट आई है विद बैक एंड पेन, जो कि मूवमेंट पे वर्स हो जाता है। तो ये मस्कुलोस्केलेटल पेन है, ये भी रिपीट ही हो रहा है। अच्छा, फिर 20 वीक्स पे पेशेंट आई है, 24 आवर की हिस्ट्री है जस्ट, जिसमें राइट साइडेड कॉन्स्टेंट पेन है, साथ में नोजिया एनोरेक्सिया। ठीक है, यूट्रस ठीक है, अब्रप्शन रूल आउट हो गई है, लेकिन टेंडरनेस है, अम्बलाइकस के इर्द गिर्द, टेम्परेचर, बाकी सब चीज़ें मेंशन की हुई हैं। बेसिकली यूटीआई भी नहीं है, अब्रप्शन भी नहीं है, बटम लेबर भी नहीं है, अपेंडिसाइटिस ऐसे ही प्रेजेंट करता है। सारे चीज़ें जो है ना वो अपेंडिसाइटिस की तरफ जा रही हैं। वेट मशीन पे रखें, हर चीज़ आपको खुद समझ आ जाएगी कहाँ जा रही है सारे पॉइंट्स। अगर सारे पॉइंट्स नहीं भी जा रहे और ज़्यादा पॉइंट्स जा रहे हैं, तब भी आपने एज़ पर वेट वही की चूज़ करनी है। मे बी एक दो पॉइंट्स आपके की में ना आ रहे हो, बट आपने देखना है ज़्यादा किस में आ रहे हैं। 31 पे पेशेंट आ गई है, 6 आवर की हिस्ट्री है, इंटरमीडियंट पेन है, बैक एक है, और अब देखें इंटरमीडियंट पेन के साथ बैक एक है, जो कि सिविरिटी एवरी 10 मिनट्स के बाद ज़्यादा हो रही है, हेड भी इंगेज हुआ है। ठीक है, यूटीआई भी नहीं है, तो प्रीटम लेबर। ठीक है। यूरिन एनालिसिस में सिर्फ प्रोटीन का पॉजिटिव होना नहीं आता, विद पस सेल्स होते तो हम कहते चलो यूटीआई है। ठीक है, तो इट इज़ प्रीटम लेबर। प्राइमी 18 वीक्स पे आ गई है, इंटरमिटेंट शार्प पेन है उसको, और एग्जामिनेशन पे मार्क टेंडरनेस है लाइफ लीली फोसा में, और तो आपने क्या करवाना है, एमआरआई सीटी या एलएफटी? पहले तो अब अल्ट्रासाउंड ही कराएंगे ना टॉर्जन के लिए। ठीक है, टॉर्जन लग रही है मुझे, तो ये आपको क्या लग रहा है? अच्छा, सम टाइम अपेंडिसाइटिस के लिए पूछते हैं क्या करवाना है। अपेंडिसाइटिस के लिए अल्ट्रासाउंड अगर इनकन्क्लूसिव आ जाए तो फिर एमआरआई कराते हैं। अच्छा, ग्रेविटा 3 पैरा 2 24 वीक्स पे पेशेंट आ गई है, कांस्टेंट लेफ्ट साइडेड पेन है, और फंडल हाइट 28 सेंटीमीटर की ज़्यादा आ गई है, और यूट्रस सॉफ्ट है, और टेंडरनेस लोकलाइज्ड सी है, तो यूरिन एनालिसिस भी नॉर्मल है। तो क्या करवाना है इस पेशेंट में? रेड डिजनरेशन का सिनेरियो है। ठीक है, तो रेड डिजनरेशन चूँकि प्रेगनेंसी में ज़्यादा होती है, फाइब्राइड का साइज बढ़ जाता है, बिग फाइब्राइड्स में ज़्यादा होती है, ब्लड सप्लाई नहीं कंप्रोमाइज़ हो जाती है, और ये इसको डिफरेंशिएट करते हैं कि पेन लोकलाइज्ड होता है, जबकि अब्रप्शन में या बटम लेबर में जनरलाइज्ड होता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बाकी पॉइंट्स भी जो है डिफरेंशिएट करते हैं कि फिटल हार्ट रेट भी नॉर्मल होंगे, या पेटम लेबर में कोई ना कोई इन्फेक्शन का रिस्क। तो इजीली यू कैन मेक डायग्नोसिस ऑफ डिजनरेशन। और डिजनरेशन बेसिकली आप जो है, अगर आपने इन्वेस्टिगेशन करवानी हो तो जो आपके लिए मोस्ट यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव होती है वो एमआरआई होती है। फाइब्राइड अगर मोर देन 4 हो, यूट्रस का साइज़ ज़्यादा हो, अ, या जो है आपको डिफ्रेंशिएट ना हो रहा हो कि ये फोकल एडिनोमायोसिस है या एमआरआई है, या पोस्टीरियर वॉल कोई फाइब्राइड है, तो एमआर सॉरी, अगर आपको एडिनोमायोसिस फोकल एडिनोमायोसिस और फाइब्राइड में डिफरेंशिएट करना हो,
कैप्सूल पिकोमेंट एमआरआई अच्छा करता है, या पोस्टीरियर वाल फाइब्राइड्स हों तो फाइब्राइड की हर किस्म की डिफरेंशिएशन एमआरआई बेहतर करती है। ठीक है, 17 ईयर ओल्ड पेशेंट आ गई है लेबर वार्ड में 26 वीक्स gestation पे। और अगेन स्नैरियो अपेंडिसाइटिस का इन्वेस्टिगेशन पूछ रहे हैं क्या करवानी है। आप सीबीसी कराते हैं, टीएलसी देखते हैं, जो कि अपेंडिसाइटिस के स्कोर में भी यूज़ होती है। 41 ईयर ओल्ड पेशेंट अगेन आ गई है बैक एक पेन के साथ, और पेटम लेबर का स्नैरियो है। सेवेरिटी एवरी 20 मिनट्स के बाद ज़्यादा हो रही है, बीपी ठीक है, पल्स ज़्यादा है, फिटल हार्ट रेट भी ठीक है, लेकिन यूरिन कंप्लीट देखें तो नाइट्राइट्स भी हैं, लिकोसाइट्स भी हैं, तो कल्चर करवाना है। 10 वीक्स पे पेशेंट आ गई है, सवेर नाजिया वोमिटिंग है जो ट्रीटमेंट से रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही, साथ में फेंटिंग स्पेल्स भी हैं। ठीक है, सिवियर कॉम्प्लिकेशन है हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम की। तो फेंटिंग स्पेल्स और ये मतलब क्या सिवियर कॉम्प्लिकेशन होगी, वर्निक्स ही होगा ना। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर वाइल पुशिंग सडनली बिकेम अनकॉन्शियस, एमनियोटिक फ्लूइड हो गया। ये तो 22 ईयर ओल्ड पेशेंट आ गई है लेबर में टर्म पे। ठीक है, माइट्रल वेल प्रोलैप्स और रिगर्जिटेशन है इसको ना, और 4 सेंटीमीटर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट फॉर दिस पेशेंट। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, मैं अब एक सिनेरियो आपसे शेयर करती हूँ। तो ये नाइस की रिसेंट रिकमेंडेशंस हैं। अडल्ट्स एंड चिल्ड्रन विद स्ट्रक्चरल कार्डिक डिफेक्ट्स एट द रिस्क ऑफ डेवलपिंग इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। और इसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल शुड रिगार्ड पीपल विद द फॉलोइंग कार्डिक कंडीशंस एज बीइंग एट इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ डेवलपिंग इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, जिसमें एक्वायर्ड वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ है। मतलब एक्वायर्ड वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ रूमेटिक हार्ट डिजीज़ वाले होते हैं ना, जिसमें मोस्ट कॉमन माइटल स्टेनोसिस है। ठीक है, आर रिगर्जिटेशन या रिगर्जिटेशन भी। ठीक है, तो अब ये कि स्टेनोसिस के साथ रिगर्जिटेशन है वो कितना रिस्की है, ऑक्सफोर्ड ने उसको जो है लेवल 2 का रिस्क बताया है। ठीक है, दूसरा HOCM वाले हैं, तीसरे जिनको पहले हो चुका है। फिर उन्होंने बोला कि स्ट्रक्चरल कंजेनिटल हार्ट डिजीज इंक्लूडिंग सर्जिकली करेक्टेड आर palliated structural conditions but excluding isolated AST, fully repaired VST, fully repaired PDA and closure। ये जो है ना डिवाइसेस दैट आर जज टू बी एंडोथेलियाइज्ड। ठीक है, इसके बाद है वेल्व रिप्लेसमेंट्स। ये सारी कंडीशंस ऐसे हैं जिसमें आपने दे आर एट इंक्रीज रिस्क। इस नई रिकमेंडेशन को देखें तो फिर आपने देनी है इसमें। अच्छा, ये हाई रिस्क सिचुएशंस हैं इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की फ्रॉम ऑक्सफोर्ड, कि मैकेनिकल या टिश्यू वेल्व्स लगा दें, या प्रीवियस बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस हो, या कॉम्प्लेक्स साइनोटिक हार्ट डिजीज़ हो, या सर्जिकली कंस्ट्रक्टेड कोई हो, तो ये तो हाई रिस्क सिचुएशंस हैं। मॉडरेट रिस्क में HOCM है, एक्वायर्ड वेल्वुलियंस हैं, वाइटल वेल्व प्रोलैप्स विद स्वेयर रिगर्जिटेशन। ठीक है, ये कंजेंटल कार्डिक मालफॉर्मेशंस आ जाएंगी, और नॉट रिकमेंडेड इन ASD, इन VSD, इन पेसमेकर्स, इन माइटल वेल्व प्रोलैप्स विदाउट रिगर्जिटेशन। ठीक है, और हमारा सिनेरियो क्या ये था कि माइटल वेल्व प्रोलैप्स है विद रिगर्जिटेशन। तो इसके मुताबिक तो फिर आप ना दें, लेकिन अगर आपने देनी है तो फिर एमोक्सिसिलिन देंगे 1 ग्राम प्लस जेंटामाइसिन 120 मिलीग्राम एट द ऑनसेट ऑफ लेबर या विद रप्चर मेम्ब्रेन्स। ठीक है, और बाद दूसरी डोज 6 आवर्स के बाद देनी है। अगर एलर्जीज़ हैं तो वैंको देनी है या टिको देनी है। ठीक है, और जेंटा अगेन 120 के दोनों सिचुएशंस में। तो यहाँ देखें माइटल वेपोलैप्स विद रिगर्जिटेशन है। मैं आपको ज़रा कर दूँ हाईलाइट। ठीक है, जिसमें ये मॉडरेट रिस्क विद सीवियर रिगर्जिटेशन। अगर हमारे सिनेरियो में आई थिंक विदाउट रिगर्जिटेशन है, लेट मी टू चेक। हमारे सिनेरियो में है प्रोलैप्स विद रिगर्जिटेशन, तो ये तो होगा नहीं, तो इसमें आ गया, इसमें आ गया, तो बेहतर है दे दें। ठीक है, मैंने आपको रेफरेंसेस बता दिए, आप आपका जो दिल माने आप उसको कर लें। जो नाइस का रीसेंट रिकमेंडेशन है मैंने बता दिया। और एक ना अमेरिकन भी हैं, वो नहीं देते, उनकी कार्डिक वर्क काफ़ी ज़्यादा है, कार्डिक एसोसिएशंस पे मतलब वर्ल्ड वाइड उनका चलता है, बल्कि लाइफ स्पोर्ट में भी उनका चल रहा होता है। लेकिन जब नाइस आ गया तो हम नाइस को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ है, ये हमारे पास था माइटल वेप्रोलैप्स विद रिगर्जिटेशन। अगर ये विदाउट होता तो फिर हम क्या करते कि एंटीबायोटिक प्रोफिलैक्सिस नॉट नेसेसरी। ठीक है, अब देनी है तो कैसे देनी होती है।
थ्रोट लेबर देनी है? नहीं। 6 आवर आफ्टर डिलीवरी देनी है? नहीं। आफ्टर कॉर्ड क्लैम्प देनी है? नहीं। ठीक है। कब देनी होती है? बेसिकली आपने लेबर के स्टार्ट होने पे या रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन के स्टार्ट होने पे देनी होती है और दूसरी डोज बाद में देनी होती है। तो थोड़ा बहुत लॉजिक जो है वो ए पे बनता है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्राइमी 20 ईयर ओल्ड 32 वीक्स पे आ गई है, हेमाटोक्रिट 32 है और MCV 105 है। बस मैक्रो से ठीक है, आगे क्या पढ़ना। 28 ईयर ओल्ड पेशेंट पैरा 3 है, LMP 5 वीक्स बैक थी। उसके बाद से पेन है, एडिनेक्सल टेंडरनेस है, सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस है। अब आप कहोगे भाई फीवर भी है तो ये PID है, लेकिन ये जो एमेनोरिया ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ एक्टोपिक प्रेगनेंसी अंटिल प्रूव अदरवाइज। ठीक है, ये रूल ऑफ थंब है गाइनी का। 35 ईयर ओल्ड पेशेंट नली पेरस लेडी, इस डायग्नोसिस आप PID के साथ आई है तो मोस्ट कॉमन क्लेम आइडिया होगा। 160 में 30 ईयर ओल्ड पेशेंट है, प्रोग्रेसिव एब्डोमिनल पेन है, डिस्मेनोरिया डिस्मेनोरिया 2 साल से, नली पेरस है, तो क्या होगा? एंडोमेट्रियोसिस ही होगा ना। 25 ईयर ओल्ड पेशेंट आ गई, इरेगुलर साइकिल है और हैवी फ्लो है और हिर्सुटिज्म भी है। ठीक है, तो क्या देंगे PCO के लिए? OCPs देते हैं ना। ठीक है, अगर वो इनफर्टिलिटी के लिए आएगी तो फिर आप CC दे देंगे। अच्छा, अगर वो आ जाए एमेनोरिया के साथ और 10 महीने हो गए हैं उसके, तो फिर आप उसमें क्या करेंगे? एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग करेंगे। 162 में पैरा 2 आ गई है और 10 वीक्स पे आई है। ऑफ एंड ऑन जो है उसको ब्लीडिंग है और एक वेस्कुलर ग्रोथ है विजाइना में। सो यूट्रस सॉफ्ट एंड बल्की है। अब ये मैट्स आ गए। मैट्स किस में होते हैं? कोरियो में होते हैं। कोरियो ही मोस्ट कॉमन है। कंप्लीट मोल प्रेगनेंसी में मैट्स नहीं आते हैं। 163 में OPD पेशेंट आई है एंटीनेटल के लिए 36 वीक्स के मेनोरिया पे, वीकनेस और पैल्पिटेशन के साथ ना, पेल भी है, हीमोग्लोबिन भी कम है। तो फिर आपने फर्दर क्या करना है? फेरेटिन करवाना है। अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन वैसे पूछी है इन्होंने ना, अप्रोप्रिएट तो मार्फोलॉजी होगी। ठीक है, क्योंकि मार्फोलॉजी पे अगर माइक्रो है तो फिर हम फेरेटिन कराएंगे, मैक्रो है तो फिर हम तो फोलिक एसिड की लाइन पे जाएंगे ना। ये ठीक कर लें 163 को। अच्छा, ये जो है आगे चलते हैं। 164 में इन्होंने पूछा है कि मैकेनिज्म ऑफ लेबर क्या है। तो मूवमेंट्स का पूछा है। सबसे पहले डिसेंट होती है, फिर फ्लेक्शन होती है, फिर इंटरनल रोटेशन होती है, फिर एक्सटेंशन होती है, फिर रेस्टिट्यूशन होती है। जैसे आपने पुबर्टी के सीक्वेंस याद किया ना, वैसे ही आपने लेबर के याद करनी है विद बाय एनी न्यूमोनिक। ग्रेविडा 4 आ गई है, प्रीवियस 2 है, 38 पे है और ब्लीडिंग है, एकदम से उसको ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है। प्रीविया भी थी। ठीक है, इमीडिएट सेक्शन करना है। अब प्रीविया में ब्लीडिंग है, हिस्टेक्टमी हो सकती है, तो जी ये बेहतर है। एक और सिनेरियो है जिसमें पेशेंट जो है फुल टर्म है और लो बर्थ वेट है और हेयरिंग डिफेक्ट्स हैं, रिटार्डेशन भी है। तो बेसिकली साइटोमेगालोवायरस यूनिवर्सल काज है सेंसिटिव न्यूरिंग हेयरिंग डिफेक्ट्स की ना। 25 ईयर ओल्ड पेशेंट में 12 ईयर्स की हिस्ट्री है, सर्विक्स 9 सेंटीमीटर है, OP है 2 आवर्स से जो है -1 स्टेशन पे है या +1 स्टेशन। ये CTG पे जो है लेट डी सेल्स आ रही हैं। अगर ये स्टेशन -1 पे है तो लोअर सेगमेंट से सीरियन सेक्शन करना है। ठीक है, प्राइमरी हर्पीज़ 6 घंटे से है तो इसमें क्या करना है? सेक्शन ही करना है। ये हमने डाटा कर लिया था, इसका काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं, आप लोग भी कर लें। अच्छा, इसके बाद है डायग्नोज केस ऑफ हर्पीज 38 पे वेजिकल्स हैं तो एसाइक्लोवीर देंगे। मोस्ट कॉमन मार्कर टू सी फीटल प्रोग्नोसिस इन क्रॉनिक हाइपरटेंशन क्रेटिनिन है। अगर आप अमेरिकन को फॉलो करें तो आप यूरिक एसिड चूज़ कर लें। 14 वीक्स पे कोई भी यूट्रस है तो एब्डोमिनल स्कैन करते हैं ना, एब्डोमिनल रूट से पेल्विक स्कैन करते हैं। परसेंटेज ऑफ डाउन सिंड्रोम अगर पहले बच्चा अफेक्ट है तो 1% है। अब देखें 1% पे पहला बच्चा अफेक्टेड है, 1% रिस्क है, तो आप स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं करवाते ना। तो 42 एज है पेशेंट की तब भी तो 1% रिस्क है ना, तो उस पर क्यों करवाते हो स्क्रीनिंग टेस्ट? नहीं करवाना ना, उस पर भी डायग्नोस्टिक करवाना है। 28 वीक्स पे रप्चर मेम्ब्रेन्स हैं, ब्रीच प्रेजेंटेशन है। अगर लेबर में है तो सेक्शन, वरना उसको कंजर्वेटिव मैनेज करना है। ठीक है, OCPs में पेशेंट पिल्स ले रही है और मॉर्निंग पे पिल मिस की थी फिर ले ली, तो कुछ नहीं करें, रीअश्योर करें क्योंकि दोनों पिल्स ले ली हैं उसने। PV ब्लीडिंग है पेशेंट को और म्यूकोप्रूलेंट डिस्चार्ज है। ठीक है, सर्विक्स एडिमेटस है और टाइनी वेजिकल्स हैं, मतलब फोलिकुलर सर्विसाइटिस हुई हुई है, वो भी क्लेमाइडिया में होती है। अब आप कहेंगे नहीं ये ट्राइकोमोनाज है, ट्राइकोमोनाज नहीं है, उसमें म्यूकोप्रूलेंट डिस्चार्ज नहीं होता। पैरा 4 में 5 months ago शी इज़ हैविंग ऑफ एंड ऑन PV ब्लीडिंग
इवैक्यूएशन हुई है दाई से और उसके बाद से ब्लीडिंग है, और अल्ट्रासाउंड पे भी पीओसीज हैं, तो ये पीओसीज ही हैं। ठीक है। अच्छा, 177 में 27 ईयर ओल्ड पेशेंट आ गई है, और एंडोमेट्रोसिस करते हुए उसको जो है ना एक गट की इंजरी हुई है। ठीक है। और लेज़र फाइबर से हुई है। डायथर्मी से जो भी होती है वो ओवर एस्टिमेट अंडर एस्टिमेट होती है, 0.5 होती है, बट अंदर से ज़्यादा इस्कीमिया हो चुका होता है, तो उसमें आप लेप्रोटमी रिपेयर करते हैं। BMI 27 है, प्रीवियस 1 है। अब BMI ओबेसिटी में अगर हम ओवरवेट देखें तो उसको क्या रिस्क है, इन्फेक्शन का रिस्क होगा ना, किसी भी सर्जरी में ओबीज लोगों को रिस्क होता है इन्फेक्शन का। CP इन ट्विंस 6 टाइम्स है, और हर बच्चे को 3 टाइम्स है। ठीक है। इसके रेफरेंसेस में बड़ा मसला है, जैसे परफोरेशन ऑफ यूट्रस में मसला होता है विद सर्जिकल टर्मिनेशन। रिस्क ऑफ रप्चर विद इंडक्शन ऑफ लेबर विद प्रीवियस वन स्कार 2 to 3 फोल्ड है, बेसिकली परसेंट में नहीं आता ये। और पेशेंट विद माइक्रोएडिनोमा एंड हेडेक, इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट करनी है क्योंकि सिम्टोमेटिक हो गई है। पैरासिंथेसिस करनी है 182 में, ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। ठीक है। अब आप कहेंगे इसमें समटाइम वो कहते हैं कि फ्लूइड निकालना है चेस्ट से या एब्डोमेन से। एब्डोमेन से पहले निकालते हैं, क्योंकि जब एसाइटिस कम हो जाती है तो ब्रीदिंग भी खुद बहुत ठीक हो जाती है। नहीं होगी तो फिर चेस्ट से निकालते हैं। ग्रेविटा 6 पैरा 7 में क्या करना है, कार्पोलाइस में सबसे पहले आपने उसमें को लेफ्ट लेटल करना है, फिर चेस्ट चेक करना है फिटल हार्ट रेट को। ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है, इसमें लेफ्ट लेटल लिखा नहीं हुआ, तो इसलिए फिर फिटल हार्ट रेट ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्री रेजुकेट फोर्थ स्टेप का क्या होगा, CPD है, ब्लडर शुड बी MPT। ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, मुझे समझ नहीं आती कि हाउ टू चूज़। सर्विस को भी फुली डायलेटेड होना चाहिए। ठीक है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट तो मस्ट है ना, तो सारे ही इम्पोर्टेंट है, तो कंसेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब ABC हम देखें तो परप्यूरल सेप्सिस नॉन फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज, ये ग्रुप A स्टेप्टोकोकस होते हैं, B नहीं होते। 185 को ना ठीक कर लें। ठीक है। अच्छा, इसमें फिर सिन 3 आ जाए 20 वीक्स पे तो आपने ट्रीटमेंट नहीं करनी होती, आपने उसको डेफर करना है एंटी डिलीवरी। मोस्ट लाइकली एटियोलॉजिकल फैक्टर फॉर स्फिंक्टर डैमेज जो होता है वो फोर्सेप है। ठीक है। आप कहते हो नहीं प्राइमरी, प्राइमरी सारे एनोरेक्टल इंजरीज में मोस्ट कॉमन होता है, स्पेसिफिक फॉर स्फिंक्टर फोर्सेप। वाइल डूइंग पेल्विक सर्जरी यूरेटर नियर ब्रिम जो है वो क्लैम्प हो गया और डीवास्कुलराइजेशन हो गई है, तो आपने एंड टू एंड एनास्टोमोसिस करना है 188 में। ठीक है। अच्छा, 189 में प्राइमी एक्रेटा, एक्रेटा में आप प्राइमी में पैकिंग कर सकते हैं। अच्छा, 50 ईयर ओल्ड पेशेंट पैरा 1 बीबी ब्लीडिंग, फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगा, ट्राजामीनी देते हैं ना, एंटीफिब्रोलिटिक्स आ जाएगा। 65 पे HRT देते हैं तो वो बिस्फास्फोनेट्स देते हैं। 55 पे पेशेंट को मिस्टेक्टमी हुई है और ड्यू टू CA ब्रेस्ट, अब फिर डिप्रेशन है तो एंटी डिप्रेसेंट्स देंगे। CA ब्रेस्ट में हॉट फ्लैशेस के लिए सबसे बेहतर जो होती है वो SNRI होती है, जिसे हम कहते हैं वैनिला फ्लेक्सिन, क्योंकि अगर पेशेंट टेमोक्सिफिन ले रहा है तो हम SSRI नहीं देते। ठीक है। 193 में THBSO एंडोमेट्रियोसिस के लिए हुई थी 10 साल पहले, अब फिर एक मैस बन गया है, ये ओवेरियन रेमिनेंट है। अगर मैस ना बनता, सिर्फ सिम्टम्स दिख रहे होते तो हम कहते हैं ये मिसिंग लीजन्स हैं। पेशेंट जब डिलीवर हुई है और बेबी को स्टिकी आइज हैं तो आपने क्या करना है, टेस्ट अपने HVAC से प्रोसीड करना होता है। ठीक है। पेशेंट विद राइट लेबल थ्रोबिंग पेन है, पुरलन डिस्चार्ज है, और जब चेक किया है तो गोनोरिया आ गया, तो फिर आपने मेल पार्टनर को देखना है। एक और भी क्वेश्चन था जिसमें एक पेशेंट के जो पार्टनर था उसको था गोनोरिया, तो इस पेशेंट के साथ क्या करना था, इसको ट्रीट करना था। ठीक है। ट्रीटमेंट करनी होती है अगर इंडिकेशन ऑफ ट्रीटमेंट स्टडीज़ में यही है कि कंफर्म हो जाए पार्टनर, तो आप बाकी सारे पार्टनर्स को ट्रीटमेंट देंगे, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन पे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, मे भी बाद में जाके पॉजिटिव हो जाए। डोंट वेट फॉर इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, वल्वल अल्सर पेनफुल इंगोनल लिम्फ नोड, तो ये क्या है, बेसिकली हर्पीज़ होता। अगर हर्पीज़ नहीं है तो फिर ये ग्रैनुलोमा वेनेरियम होता है। ठीक है। ये आपको पता है, बब्बूज बन जाते हैं, वो पेनफुल सपोरेटिव होते हैं। बेसिकली यूनिलैटरल होता है ये, और हर पीस में बायलैटरल होते हैं, बट वो सपोरेटिव नहीं होते, वो फर्म होते हैं।